हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। उसी आशा के साथ आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के नए टॉपिक रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के बारे में पढ़ते हैं। हर एक डैमेज के जो कि किसी रॉन्ग द्वारा किया जाता है, उसकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं। कुछ रॉन्गफुल एक्ट के मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस या सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी होता है कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी कहाँ तक अराइज होती है। डैमेज जो है उस सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का अराइज हुए, वो प्रॉक्सिमेट हो सकते हैं यानी कि नज़दीक के, रिमोट हो सकते हैं यानी कि दूर के, या फिर टू रिमोट यानी कि बहुत दूर के हो सकते हैं। अगर कोई डैमेज टू रिमोट है तो डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना जाता है। वहीं अगर कोई डैमेज ज़्यादा टू रिमोट नहीं है तो डिफेंडेंट को लायबल माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफेंडेंट का जो एक्ट है वो कॉसा कॉसेंस होना जरूरी है, यानी कि प्रॉक्सिमेट या नियर कॉज का होना चाहिए। एक मैक्सिम है नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, जिसका मतलब होता है न्यू एक्ट इंटरवेनिंग। ये जो एक्ट है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये कनेक्टेड डायरेक्टली हो तो डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना जाता नोवस एक्टस इंटरवेनियंस में, और उसके हुए कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। कुछ केस लॉस के बारे में जान लेते हैं उससे रिलेटेड। तो एक स्कॉट वर्सेस शेफर्ड केस था जिसको स्क्विब केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में डी एक लाइटेड स्क्विब फेंकता है क्राउड में, जो कि जाके एक्स के ऊपर गिर जाता है। एक्स उसको वापस फेंक देता है जो कि जाके वाई पे गिरता है, और वाई उसको वापस से फेंक देता है दूर, जो कि जाके पी पे गिरता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से पी एक आंख से अंधा हो जाता है। डी को लायबल माना जाता है पी को हुए डैमेज के लिए। हालांकि एक्स और वाई ने भी इंटरवेन किया था, लेकिन डी का एक्ट जो था वो कॉजा कॉजन्स था। तो डिफेंडेंट नोवस एक्टर्स इंटरवेनियंस प्लीड करता है, लेकिन कोर्ट रिजेक्ट कर देता है उस डिफेंस को। अगला केस लॉ है हाइम्स वर्सेस हार्वर्ड का। इस केस में डी का एक हॉर्स वैन होता है जो कि अनअटेंडेड होता है, और कुछ बच्चों के पत्थर फेंकने की वजह से वो दौड़ने लग जाते हैं। पुलिसमैन उस हॉर्स को रोकने के चक्कर में खुद उसको चोट लग जाती है, और डी को लायबल माना जाता है। हालांकि डी कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि पत्थर फेंका गया था, लेकिन डी का ये प्लीड रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा और उसको लायबल माना जाता है। अब जानते हैं कुछ टेस्ट रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के ऊपर। तो पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। इसका मतलब होता है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस अगर फॉरसीन किया जाता है किसी भी रीजनेबल मैन द्वारा, तो वो टू रिमोट नहीं होता है। वहीं अगर कोई रीजनेबल मैन उसको नहीं फॉरसीन कर पाता है कॉन्सिक्वेंसेस को, तो वो टू रिमोट होता है। दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। इस टेस्ट के अनुसार एक पर्सन को लायबल माना जाता है हर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसके रॉन्गफुल एक्ट के, चाहे उसने वो फॉरसीन किया हो या ना किया हो, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली फॉलो करते हैं किसी रॉन्गफुल एक्ट को, वो टू रिमोट नहीं होते हैं। अब आते हैं एक्सेल स्कल रूल पे। तो एक्सेल स्कल रूल को थिन स्कल रूल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक डिफेंडेंट को लायबल माना जाएगा प्लेंटिफ के अनफोर्सिएबल और अनकॉमन रिएक्शंस के भी डिफेंडेंट के किसी नेग्लिजेंट या इंटेंशनल टॉट के ऊपर। अगर डिफेंडेंट कोई टॉट कमिट करता है किसी प्लेंटिफ के अगेंस्ट विदाउट कंप्लीट डिफेंस, तो डिफेंडेंट को लायबल माना जाएगा किसी भी इंजरी के लिए जो कि मैग्नीफाइड है वो प्लेंटिफ के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। एक्सेल स्कल रूल डॉक्ट्रिन का एक एसेंशियल ये एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेंटिफ जो है वो कंपेंसेशन के लिए एंटाइटल नहीं होता है किसी अनरिलेटेड प्री एग्जिस्टिंग इंजरी के लिए। इसका एक कॉमन एग्जांपल ये है कि एक पर्सन का स्कल बहुत थिन है उसके पर्सनल हेल्थ कंडीशन के कारण, और अगर उस वो पर्सन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो जो दूसरा पर्सन है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है, वो लायबल होगा उस एक्चुअल डैमेज के लिए। हालांकि कोई और दूसरा पर्सन होता तो उसको उतनी चोट नहीं लगी होती जितनी इस पर्सन को लगी है इस थीन स्कल के कारण। अब आते हैं कुछ केस लॉस पे। तो पहला केस लॉ है पॉलेमिस एंड फर्नेस विटी एंड कंपनी केस। इस केस में जो एम्प्लॉयज होते हैं डिफेंडेंट के, वो कार्गो लोड कर रहे होते हैं किसी शिप में, जब नेग्लिजेंटली उनसे एक लार्ज प्लैंक लकड़ी का गिर जाता है। ये जब गिरता है तो वो किसी और चीज़ पे नॉक करता है और एक स्पार्क क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास में पेट्रोल फ्यूम्स में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरे शिप में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। पहले इंस्टांस में यानी कि पहले आर्बिट्रेशन में ये रीजनेबल अनफोर्सिबिलिटी कह के उसके आउटकम को डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना जाता है। वहीं कोर्ट ऑफ अपील में डिफेंडेंट जो है उसको लायबल माना जाता है।
दूसरा केस लॉ है ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मॉडस्टॉक। ये वेगन माउंट केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में जो क्रू मेंबर होते हैं ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड के, वो एक शिप पे काम कर रहे होते हैं जहां वो फेल कर जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं उसके फर्नेस टैप को बंद, जिसकी वजह से जो ऑयल है उस शिप से लीक हो जाता है सिडनी हार्बर पे। मॉडस्टॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो एक वार्फ ओन करती है वहाँ, जहाँ वो रिपेयर करती है दूसरे शिपों को। यहाँ उस लीकिंग ऑयल जो है वो उस एरिया पे पहुंच जाता है ड्रिफ्ट करके जहाँ वो वेल्डिंग कर रही होती है मेटल को। एक सुपरवाइजर जो है वो इंक्वायर करता है कि ये ऑयल फ्लेमेबल है या नहीं, और उसको ये एश्योर किया जाता है कि वो फ्लेमेबल नहीं है। हालांकि वेल्डिंग के एक स्पार्क की वजह से उस स्पिल्ट ऑयल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सिग्निफिकेंट डैमेज हो जाता है मॉट्स के वार्फ पे। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो ओवरसीज टैंकशिप कंपनी है वो लायबल नहीं है कंपेंसेशन पे करने के लिए उस वार्फ को हुए डैमेज की वजह से, क्योंकि ना ही ये फॉरफिन था किसी भी रीजनेबल पर्सन के द्वारा। तो तीसरा केस रहा ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट। इस केस में डिफेंडेंट कंपनी द्वारा कुछ वर्कमैन एम्प्लॉय किए जाते हैं मैनहोल कवर में काम करने के लिए। जब वो ब्रेक लेते हैं तो वो होल के पास एक टेंट में कुछ लाइट जला के चले जाते हैं ताकि वो एरिया विजिबल रहे ऑनकमिंग व्हीकल्स के लिए। तो छोटे बच्चे जो कि क्लेमेंट्स है वो अनकवर्ड और अनअटेंडेड मैनहोल को देखते हैं और वो नीचे जाते हैं और वहां से एक पैराफिन लैंप उठा के ले आते हैं, जो कि छोड़ा जाता है वर्कमैन द्वारा। एक लैंप गिर जाता है गलती से और जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है और वहाँ जो वो बच्चे हैं उनको इंजरीज हो जाती है उस फायर की वजह से। तो वो लोग क्लेम करते हैं डिफेंडेंट कंपनी से उस डैमेजेस के लिए। इस केस में ये डिसाइड किया जाता है कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल होता है डैमेजेस के लिए, क्योंकि ये रीजनेबली फॉरसिएबल था किसी भी पर्सन द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जला सकता है उन अनअटेंडेंट पैराफिन वैक्स लैंप के वजह से। अगला और आखिरी केस हुआ स्मिथ वर्सेस लीच ब्रायन एंड कंपनी। इस केस में जो कंप्लेनेंट होता है वो एक गैल्वेनाइजर के रूप में एम्प्लॉय किया जाता है डिफेंडेंट कंपनी लीच ब्रायन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा। जब वो ऑपरेट कर रहा होता है मशीन, तो वो प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एक मोल्टन मेटल जो है वो उसके लिप पे लग जाता है और वो उसका लिप जल जाता है। हालांकि वो ट्रीट कर लिया जाता है बर्न, लेकिन उसकी वजह से उसको कैंसर हो जाता है और वो 3 साल बाद मर जाता है। उस कंप्लेनेंट की एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है उस बर्न के पहले से भी, लेकिन जब वो मरता है तो उसकी वाइफ एक क्लेम करती है लीच ब्रायन एंड कंपनी लिमिटेड के अगेंस्ट उस फैटल एक्सीडेंट एक्ट के लिए। इस केस में डिफेंडेंट को नेग्लिजेंट और लायबल माना जाता है कंप्लेनेंट को हुए डैमेजेस के लिए और उसको हुए डेथ के लिए। इस केस में एक्शल स्कल रूल अप्लाई होता है। तो दोस्तों, ये था रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे एक डिटेल्ड वीडियो। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए विधिकपीडिया को फॉलो करना ना भूलें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।